नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में सब आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड हिस्ट्री का अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे। इससे पहले आपको जो लेक्चर गया है उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री का एक ओवरव्यू मैंने दिया है। कोशिश की है कि आपको एक समरी देने की कोशिश की थी। चूँकि वर्ल्ड हिस्ट्री ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ी नहीं होती है। इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो हमें काफ़ी नॉलेज होती है, हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन वर्ल्ड हिस्ट्री सिर्फ पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस में ही आती है, तो ज़्यादा लोगों ने पढ़ा नहीं होता है, पता नहीं होता है, तो इसलिए मैंने समरी दी थी। इसी के कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे अमेरिकन रेवोल्यूशन कि अमेरिका में क्या अमेरिकी क्रांति क्या थी, और फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस की क्रांति क्या थी। ये सिलेबस का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है। खासकर फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन दोनों का एक अपना बहुत ज़्यादा महत्व है। और एक क्वेश्चन जो आप 100% उम्मीद करके चलिए कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन को, या तो डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, या तो उसका जो मीन क्रस्क होता है वो आपसे पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, तो इसमें फटाफट हम पढ़ेंगे। और जो पहले का वीडियो था मैंने जो बताया था उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह से सामंतवाद खत्म हुआ, फ्यूडलिज्म किस तरह से खत्म हुआ, सामंतवाद खत्म हुआ। और इसके पीछे कई कारण रहे। पहला कारण था कि ट्रेड में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई। ट्रेड व्यापार पहले क्लोज इकोनॉमी थी, बाद में जब थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, शिप बनाना और अच्छे शिप बने जिससे जो समुद्र को के पावर को झेल सकते थे, मैप बनाना अच्छा हुआ, तो उसके बाद दो सिटीज़ में या दो देशों के बीच में ट्रेड होना शुरू हुआ। ट्रेड बढ़ा तो जो मर्चेंट क्लास था, जो व्यापारी वर्ग था, उसका महत्व बढ़ता चला गया। पहले क्या था कि जो चर्च था और जो नोबेल थे, इनका कंट्रोल बहुत ज़्यादा था सोसाइटी के ऊपर। लेकिन उस समय राजा भी हुआ करता था, जैसे मैंने पहले कहा राजा था, लेकिन राजा का पॉलिटिकल महत्व उतना नहीं था। मर्चेंटों का भी इतना महत्व नहीं था, ये लोग भी अपना एक पॉलिटिकल महत्व नहीं था। ठीक है, अपना बिजनेस करते थे, पैसा कमाते थे, वो सब करते थे, वो अलग बात है। लेकिन पावर जो थी मेन थी वो चर्च के हाथ में। चर्च जो बोलता था वही माना जाता था। ठीक है, अब जब ट्रेड बढ़ा, व्यापार बढ़ा, तो मर्चेंट क्लास बढ़े, टाउन जो थे वो अच्छे बढ़िया हुए, और राजा और मर्चेंटों ने एक गठजोड़ बना लिया, नेक्सस कर लिया। राजा जो था वो मर्चेंटों को हेल्प करता था, उनकी उनको एक प्रोटेक्शन देता था, उनको बोलता था कि ठीक है आप जाओ व्यापार करने जाओ, जो भी लीगल जो भी हेल्प होती थी वो दिया जाता था, सिक्योरिटी दी जाती थी। आप देखो जब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आती है तो जो एलिजाबेथ है वो साइन करके देती है कि जाओ तुम व्यापार करने का तुम्हें हक है। तो यही सब चीज़ था कि राजा और मर्चेंटों के बीच में नेक्सस हुआ। मर्चेंट जो थे वो जाते थे, वहाँ से व्यापार करके लाते थे, पैसा लाते थे, पैसा लाया तो राजा के महत्व बहुत बढ़ने लगा। जब राजा और मर्चेंटों का गठजोड़ अच्छा परफॉर्म करने लगा, बढ़ने लगे, तो जो चर्च है, चर्च का पावर धीरे धीरे कम होना शुरू हो गई। ठीक है, चर्च की पावर जब धीरे धीरे कम होना शुरू हुई, जब चूंकि पैसा आया, तो रेनेसा, जिसे कि हम कहते हैं पुनर्जागरण कहते हैं, वो आया। उसका पुनर्जागरण का मतलब ये था कि लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए थे। अब एक नए तरीके से सोचते थे। पहले क्या था कि पहले जो हमें धार्मिक किताबें दी जाती थी, चाहे वो बाइबल हो, गीता हो, कुरान हो, सब उसी को पढ़ते थे और उससे ज़्यादा कुछ सोचते नहीं थे। उनके लिए दुनिया का महत्व बस उतना ही हुआ करता था। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो लोगों ने सवाल करना शुरू किया। उस समय तक साइंस नहीं था। पुनर्जागरण जो आया, रेनेसा आया, उसके बाद साइंस स्टार्ट हुआ। लोगों ने लॉजिक लेना शुरू किया, फिजिक्स पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे। ठीक है, इसी के सुधार के साथ रिफॉर्मेशन आया, सुधारवाद हुआ, धर्म के अंदर भी सुधार हुआ। जो धर्म के अंदर कुछ गड़बड़ था, करप्शन आ चुका था, उसको सुधार करने की कोशिश की गई, उसमें सुधार आया। तो ये सब चीज़ों ने क्या किया कि अंततः जो फ्यूडलिज्म था, सामंतवाद था, उसको खत्म कर दिया। ठीक है, सामंतवाद खत्म हुआ तो क्या चीज आई, आया एब्सोल्यूट मोनार्की आई। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब राजा जो था वो मेन आदमी बन गया। एब्सोल्यूट मतलब जिसके पास पूरी ताकत है, संपूर्ण एकाधिकार है। मोनार्क मीन्स राजा, बादशाह जिसे कहते हैं। ठीक है, अब राजा का महत्व बढ़ना शुरू हो गया। राजा का महत्व बढ़ा तो साथ में आपका बढ़ा जब जो कैपिटलिज्म, पूंजीवाद बढ़ा। चूंकि मर्चेंट लोग पैसा कमाते थे, पैसा लाते थे, तो मर्चेंट कैपिटलिज्म कहते हैं, वो आया। पैसा आया तो नई नई जगह की डिस्कवरी होना शुरू हुई। डिस्कवरी शुरू हुई तो रॉ मटेरियल आना शुरू हुआ। और चूंकि पहले रेनेसा से कारण वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था, नई डिस्कवरी से नए इलाके मिले, नए इलाकों ने रॉ मटेरियल लाके दिया। रॉ मटेरियल से जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ने से अब प्रोडक्शन बढ़ गया है तो अब उसको बेचने के लिए मार्केट चाहिए। तो चूंकि जहाँ पे
जिन जिन देशों पे हमने कब्जा किया हुआ था वो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे थे, साथ में मार्केट भी दे रहे थे। जैसे इंडिया का था, ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल ले भी रहे थे और इंडिया को एज अ मार्केट यूज भी कर रहे थे। वो शुरू हुआ कॉलोनिज्म, यानी कि उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद शुरू होता है, जिस उपनिवेशवाद बेसिकली आर्थिक टर्म है कि हम किसी देश पे राज करते हैं, उसमें हम उसका रॉ मटेरियल वगैरह यूज करते हैं, इकोनॉमिक उसकी प्रोस्पेरिटी यूज करते हैं, इसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक है, उपनिवेशवाद के कई 3 जो पैरामीटर्स हैं या 3 जो फीचर्स इसे कह सकते हैं। पहला है स्लेव ट्रेड, गुलामों का व्यापार हुआ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि अब जैसे आप अमेरिकन रेवोल्यूशन का को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि अमेरिका में, भाई अमेरिका में आप कबीले थे, इसका कबीला था, ठीक है, और एक दूसरा कबीला हुआ करता था। वो लोग आराम से रह रहे थे, तभी वहाँ पे स्पेनिश पहुँचते हैं। पूरा डिटेल में आप इस वीडियो में पढ़ लीजिए, PDF पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ आपको। तो वहाँ पहले क्या था कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से कबीले हुआ करते थे। और इसका जो एम्पायर था वो वहाँ पे था। जब कोलंबस वहाँ पहुँचता है, ठीक है, कोलंबस पहुँचता है, उसके बाद स्पेनिश लोग भी आते हैं, तो वो अमेरिका नहीं पहुँचते, असल में क्यूबा पहुँचते हैं। क्यूबा और हैती वहाँ पर है, पास में कैरेबियन कंट्रीज है, वहीं पे पहुँचते हैं। और वहाँ के बाद अमेरिका पे देखते हैं तो ऑलरेडी जो कबीले थे वहाँ पे जाके देखते हैं कि वहाँ पे गोल्ड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, गोल्ड। अब चूंकि गोल्ड जो था वो इसका कबीलों वालों के लिए कोई महत्व रखता नहीं था। क्यों नहीं रखता था? क्योंकि वहाँ पर बार्टर सिस्टम था, वहाँ पे मनी नहीं चलती थी, वहाँ बार्टर सिस्टम था। मतलब कि मुझे अगर आपसे काम होगा तो मैं 1 बोरी गेहूँ आपको दूंगा तो आप मुझे 2 किलो चावल दे दोगे। तो इस तरह से प्रोडक्ट की अदला बदली होती थी, मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। मनी का कॉन्सेप्ट यूरोप में हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पर रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर ने मनी कॉन्सेप्ट ला दिया था, सिक्के वहाँ ढलना शुरू हो गए थे, तो मनी कॉन्सेप्ट होता वो यूरोप में था। सिल्वर और गोल्ड में व्यापार होता था, वो एक करेंसी की तरह काम करते थे। तो इसका एम्पायर के लिए, ठीक है, वहाँ और एस्ट्रिक, इसका और एस्ट्रिक तो थे, उनके लिए कोई महत्व नहीं था गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड को से आप कुछ खा सकते नहीं हो, गोल्ड को खा नहीं सकते, गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसे हथियार नहीं बन सकते। तो इसलिए जो आयरन था, लोहा था, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था गोल्ड से उनके लिए। वो लोग, स्पेनिश लोग वहाँ पहुँचते हैं और दूसरे लोग भी पहुँचते हैं और जाके गोल्ड, उनको मार मार के गोल्ड ले लेते हैं और जाके यूरोप में जाके पैसा और गोल्ड चला जाता है। तो गोल्ड वगैरह मिल जाता है उनको, काफ़ी ज़्यादा वहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। अब चूंकि ये अमेरिका चलता रहा, वहाँ पर अब धीरे धीरे स्पेनिश, हॉलैंड के लोग, फ्रांस के लोग, ब्रिटेन के लोग पहुँच गए। ठीक है, ब्रिटेन के लोग पहुँचते हैं, धीरे धीरे वहाँ बीच में आपस में लड़ाई होना शुरू हो गई, लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया लोगों ने। ठीक है, धीरे धीरे ब्रिटेन ने फ्रांस को किनारे करना शुरू कर दिया, हरा हरा के किनारे कर दिया उसको। ठीक है, वहाँ पे 13 स्टेट्स का एक आता है, ठीक है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हुआ क्या, ब्रिटेन अब राज कर रहा था पूरा। ठीक है, बाकी जो लोग थे फ्रांस और स्पेनिश वो भी थे, लेकिन उनका महत्व कम हो गया था, लेकिन ब्रिटेन अब वहाँ पे मेन राज कर रहा था। अब हुआ क्या कि 2-3 चीज़ें होती हैं वहाँ पर, जैसे कि मैं बताएं आपको कि 2-3 चीज़ें होती हैं। इसको आप बाकी तो पढ़ लेना, मैं आपको, जैसे मैं पहले बताता हूँ, रेनेसा का मतलब होता है हैड इनॉग्रेटेड एन एरा ऑफ क्वेश्चनिंग द एस्टैब्लिश्ड बिलीफ। रेनेसा मतलब, जब पुनर्जागरण का मतलब होता है कि जो उस समय के जो बिलीफ सिस्टम था उसको क्वेश्चन करना शुरू किया। ठीक है, अब हम जो लिखा हुआ किताब में, किसी धार्मिक किताब में कुछ लिखा होगा तो उसको नहीं मानेंगे, अब हम आपसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो चीज़ का मतलब है पुनर्जागरण हुआ वहाँ से। वहीं पुनर्जागरण ने बाद में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को किया। जैसे इन द न्यू आइडियाज वर आइडियाज ऑफ लिबर्टी। अब जैसे कि अब चूंकि नया विचार आना शुरू हो गए, तो नया कॉन्सेप्ट आना शुरू किया, तो जो नया कॉन्सेप्ट आया वो था लिबर्टी का, ठीक है, आज़ादी से कहते हैं, इक्वालिटी का यानी कि सामंजस्य बराबरी का कहते हैं, और फ्रेटर्निटी का यानी बंधुत्व का। तो ये नए कॉन्सेप्ट आए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया था। ठीक है, अब जो आइडियाज थी वो डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, इस पे बड़े बड़े बातें की जा रही थी, और इस पे अब इस कॉन्सेप्ट को समझा जा रहा था। अब आता है कि रेवोल्यूशन ये हुआ क्यों, क्या ये कारण इसका था कि वो रेवोल्यूशन, उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन करने पे मजबूर हो गए। देखिए, अमेरिका के साथ क्या था कि अमेरिकन 13 स्टेट्स थे, लेकिन वो जो स्टेट्स थे उनके, जैसे हमारे देश के स्टेट होते हैं, उनके आपस उनके भी स्टेट्स हैं,
यहाँ पर ब्रिटेन जो था वो उनका आर्थिक दोहन कर रहा था। आप बाकी डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा, मैं बाकी मोटा मोटा बता रहा हूँ कि अमेरिकन वहां पर थे, ब्रिटेन उन पर राज करता था, लेकिन और आर्थिक दोहन उनका हो रहा था। ये उनको बहुत लगता था कि हमारा आर्थिक दोहन हो रहा है, और जो हमसे टैक्स लिए जाते हैं, जो हमसे लिया जाता है, वो हमें हमारे यूज़ में नहीं आता है, और वो कहीं ना कहीं अपने ही यूज़ को चीज़ कर रहे थे। ये चीज़ उनको बहुत ख़राब लग रही थी कि हम अब कि ब्रिटेन हमसे आर्थिक दोहन हमारा करता है, हमसे मटेरियल लेता है, हम सब कुछ हमसे लेता है, और हमें ही कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा होता है। इसको लेकर विवाद होता है, चूंकि अमेरिकन स्टेट्स जो होते हैं पहले से ही वहाँ पे छोटी छोटी उनका पंचायत हुआ करती थी, जैसे कि उनके अपने ही असेंबलीज होती थी, और वो लोग आराम इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को समझते थे। तो वो उसने इनको हेल्प किया वहाँ पे। जब ब्रिटेन ने एक बार टैक्स लगा दिया, स्टैम्प ड्यूटी लगा दी थी, स्टैम्प ड्यूटी की व्यापार आप करोगे तो स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी आपको, तो उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो कहा कि हम स्टैम्प ड्यूटी में नहीं देंगे। ब्रिटेन ने बहुत शक्ति दिखाई, हथियार इस्तेमाल किया। वहाँ के राजा ने बोला कि जाके इनको इन सबको मारो पीटो जाके, तो वो उसके खिलाफ उन्होंने हथियार उठा लिए। स्टैम्प ड्यूटी के खिलाफ नहीं हुआ, बहुत दिक्कत आई। फिर स्टैम्प ड्यूटी वाला जो विरोध था उसे ख़त्म किया गया कि चलो ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन ये बना रहा कि अब हम कभी भी आप पे कोई भी लॉ लगा सकते हैं, जो अमेरिकन को पसंद नहीं आ रहा था कि हम पे कोई इस तरह से कर रहा है। तो इसके खिलाफ उन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया चीज़ें, फिर विवाद स्टार्ट हुआ, और विवाद में फिर यही हुआ कि जो जो पैसा कलेक्ट कर रहे थे ये लोग, ब्रिटेन वाले, जो ब्रिटेन पैसा कलेक्ट कर रहा था टैक्सेस के रूप में, वो कहीं ना कहीं वो लड़ाई में यूज़ कर रहा था। जैसे उन्होंने इंडिया के साथ किया था कि इंडिया में वो पैसा कमाते थे इंडिया से, और वो पैसे से ही इंडिया के ही जो जगह को लूटने का काम करते थे या जीतने का काम करते थे। यही काम वो कर रहे थे कि अब भाई लड़ाई के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, पैसा वो अपने ब्रिटेन से तो लाएंगे नहीं, वो उन्होंने अमेरिका ही से पैसा लिया। अमेरिका से पैसा लेने के बाद वो जाके अमेरिका के दूसरे राज्यों को जीतने की कोशिश की। तो ये वो समझ रहे थे, कॉन्सेप्ट करते कि यार ये तो हमारा पैसा हम ही पे लगा रहे हैं और हम पे ही राज किए कर रहे हैं। इसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा एक विरोध बना। फिर फिर चीज़ें कुछ आई, कुछ फिलोसफर्स आए, उन्होंने जैसे कि लॉके था, हेरिंगटन थे, मिल्टन थे, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स की बात की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन में। कुछ टर्म्स आते हैं, उनको आप समझना पड़ेगा कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, डेमोक्रेसी, ठीक है, आपका आता है फंडामेंटल राइट्स। ये 4-5 शब्द है, इसको इन सब की जो उदय है, उनका जो उद्गम है, शुरुआत जो हुई है, बस यहीं से हुई है। यहीं से पहली बार बात की जाती है इक्वालिटी की, ठीक है, यहीं से बात की जाती है फ्रेटर्निटी की, बंधुत्व की, भाई दोस्त की, यहीं से बात की जाती है डेमोक्रेसी की, यहीं से इनफैक्ट बात की जाती है नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की। उससे पहले राष्ट्र नहीं हुआ करते थे, ठीक है, तो राष्ट्रवाद नहीं था। नेशनलिज्म को किस तरह यूज किया गया, अभी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, और अब आज भी बताऊंगा किस तरह से नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता को यूज किया गया, ठीक है। यहां से बात की थी डेमोक्रेसी की, ठीक है, यहीं से बात की थी फंडामेंटल राइट्स की, कि भाई कुछ ऐसे राइट्स होने हैं जो इंसान के पैदा होने से ही उसको मिल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे राइट टू लिव, जिंदा रहने का अधिकार, किसी देश का हो, किसी परिस्थिति का हो, किसी धर्म का हो, राइट टू लिव सबको है, उसे जिंदा रहने का अधिकार है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौर में ये चीज़ें सामने आना स्टार्ट हुई धीरे धीरे, और जब यहाँ से फिर वो पूरी दुनिया में गए वो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स जो हमारे हिंदुस्तान का है, वो फंडामेंटल राइट्स यहाँ कहीं ना कहीं अमेरिका से इंस्पायर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इन लोगों ने क्या बोला कि ठीक है, हम टैक्स नहीं देंगे जब तक हम लोग आपके पार्लियामेंट में एक हिस्सा नहीं बन जाते, कि हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं होता, कि जो लोग, जो नेटिव अमेरिकन हैं, वो जाके जब तक उस पर नहीं रहेंगे, जब तक कि उनकी आपके पार्लियामेंट में या आपके जो काउंसिल में अमेरिकन नहीं होंगे, जब तक हम कोई टैक्स नहीं देंगे। तो इसके लिए काफ़ी विवाद चलता रहा। फिर एक आता है बोस्टन टी पार्टी आता है। बोस्टन जगह का नाम है, चूँकि अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन अपने शिप लाता था और बोलता था कि सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के बने ही शिप को आप इस्तेमाल करोगे, आप दूसरे व्यापार के लिए दूसरे देशों के शिप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या अपने बनाए हुए शिप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बोस्टन में जो अमेरिका, ब्रिटेन के चाय के शिप आए, इसमें एक शिप थी, इस पर चाय रखी हुई थी एक्सपोर्ट के लिए। तो वहाँ के लोगों ने उसको अनडॉक करना, अनलोड कैसे कहते हैं, वो नहीं करना, मना कर दिया कि हम ठीक है, हम कोई एक विरोध हुआ कि हम आपके शिप रहेंगे लेकिन सामान को उतारेंगे नहीं, इसे कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। उसके बाद क्या हुआ, काफ़ी दिनों तक वो शिप खड़े रहे वहीं पर, कोई आदमी जाके उतारने को तैयार नहीं था, जो अमेरिकन थे। इस पे विवाद और बढ़ गया।
कुछ लोग उन्होंने लोकल अमेरिकन के कपड़े पहन के गए और शिप पे चढ़ गए, वहाँ तो सारा जो टी चाय के जो बड़े बड़े बक्से थे उठा के समुद्र में फेंक दिए और विरोध स्टार्ट कर दिया। और यहीं से इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का विरोध शुरू हो गया, जिसको हम बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डिक्लेरेशन कर दी कि हाँ 1774 में कि हाँ भाई हमारा देश आज़ाद हो गया। उन्होंने क्या नाम है, किंग जो था, इंग्लैंड का किंग था, उसको लिख के भेज दिया कि ठीक है हम अब इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन वो जो राजा था फिर उसने कहा, सिपाही भेजे और सिपाही के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो गया कि हम आपको अब उन्होंने बोला कि हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे, हम किसी रिस्ट्रिक्शंस को नहीं मानेंगे, ठीक है, हम आपको टैक्स नहीं देंगे, हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो एक तरह से अपने आप को उन्होंने आज़ाद घोषित कर दिया। तो ये सब चीज़ें हुई, आप इसको डिटेल में और पढ़ लीजिएगा। इसमें जॉर्ज वाशिंगटन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनका बहुत ज़्यादा रोल है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अमेरिकन कॉलोनीज़ थी, अमेरिकन कॉलोनीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ लड़ने के लिए बोला। अब यहाँ पे दो चीज़ बड़े आते हैं। पहला आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो ब्रिटेन की तरफ से हारा जो बंदा था इस लड़ाई में, वो हारे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही है जिसने परमानेंट सेटलमेंट इंडिया में, यहाँ से 1781 में हारे। उसके बाद 1793 में इंडिया आते हैं और वहाँ पे गवर्नर जनरल बनते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो परमानेंट सेटलमेंट वाला जो था जिसे कहते हैं, वो लॉर्ड कॉर्नवालिस चलाते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की डेथ इंडिया में होती है और गाजीपुर में इनकी समाधि है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस हारते हैं, फिर इंडिया आ जाते हैं। तो ये पूरा अमेरिकन का पूरा था। उसके बाद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला देश है जिसने लिखित में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, भले छोटा सा है लेकिन उसने लिखित में उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स की ये लोग बात करते हैं, जो इंडिया में जो फंडामेंटल राइट है वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। ठीक है, अब इसका अपना महत्व रहा है, सिग्निफिकेंस ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन का। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी की बात हुई, पहले फंडामेंटल राइट्स की बात हुई कि कोई भी चीज, किसी भी तरह से आप, कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो इंसान के पैदा होते ही उसे मिल जाना चाहिए, उसको मिलना चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ अमेरिका पहला रिपब्लिक बना, रिपब्लिक। अब चूंकि अमेरिका एक ऐसा बड़ा देश था जहां पे मोनार्की सिस्टम नहीं था। मोनार्की मतलब कि कोई राजा नहीं हुआ करता। अमेरिका का भी कोई राजा रहा नहीं है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि अमेरिका कोई राजा है। ठीक है, आपने यूरोप में देखा जो बादशाह राजा वाला कॉन्सेप्ट है वो यूरोप में है, लेकिन अमेरिका में कभी नहीं रहा। अमेरिका में सबसे पहला रिपब्लिक बना। रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा वहां पे। जैसे कि जो देश रिपब्लिक नहीं होते हैं, उसका मतलब होता है कि जो उनका हेड ऑफ द नेशन होगा, जो राजा होगा, उसके मरने के बाद उसका बेटा राजा बनेगा। ठीक है, ऐसे लोग रिपब्लिक नहीं होते, भले ही डेमोक्रेटिक होंगे लेकिन रिपब्लिक नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अमेरिका पहला देश था जहां पर बोला कि हम रिपब्लिक हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी को यूज किया गया, लेकिन वो ट्रू डेमोक्रेसी नहीं थी, क्योंकि जो वोटिंग राइट्स थे बहुत कम लोगों के पास थे। सिर्फ जो अमीर गोरे थे उनके पास राइट्स थे। औरतों को राइट्स नहीं दिया गया था, निगरों को राइट नहीं दिया गया था। ठीक है, चलिए, ये तो अब आपने पढ़ लिया यहां से कि अमेरिकन रेवोल्यूशन का हुआ। लेकिन अमेरिकन रेवोल्यूशन का 2-3 महत्व हैं, वो बताता हूं मैं आपको। पहला तो ये रहा, चूंकि फ्रांस और यूरोप के बाकी कंट्री, उन्होंने सपोर्ट किया था 13 स्टेट्स को जो ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। ठीक है, अब तो बड़ी खुन्नस थी क्योंकि ब्रिटेन ने पूरा कब्जा कर लिया था और फ्रांस वाले पीछे रह गए थे। तो इस बात को लेकर फ्रांस ने बहुत सपोर्ट किया था ब्रिटेन के खिलाफ लोग। अब यही जो वॉर हुई थी वो इनकी जो वॉर हुई थी, अमेरिका की वॉर, वो जो 20 साल की वॉर चली है, 1745 से लेकर 1760 तक जो वॉर चली है, वो उसका प्रभाव इंडिया में भी पड़ा था। वंडी वाश का जो वॉर हुआ वो सब 1760 में होता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और इंडिया में, दोनों देशों में ब्रिटेन और फ्रांस लड़ रहे थे उसी दौर में, उसी टाइम पे प्रभाव था उस समय। ठीक है, अब चूंकि फ्रांस जो था वो 13 स्टेट्स को सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन के खिलाफ और बोल रहा था कि नहीं, मोनार्की सिस्टम नहीं होना चाहिए, राजा नहीं होना चाहिए, हमें लिबर्टी, फ्रीडम, रिपब्लिक, ये सब के जो वर्ड्स थे बड़े बड़े, उसको सपोर्ट कर रहा था अमेरिका में। लेकिन अपने देश में क्या था? अपने देश में वही था, उनका मोनार्क है, राजा है। ठीक है, अभी भी सिस्टम वही है, ना वहाँ रिपब्लिक है, ना वहाँ इक्वालिटी है, ना वहाँ पे कोई किसी को फंडामेंटल राइट्स है। जब
फिर कुछ लोगों को जो फ्रांस में थे उनको लगा कि नहीं नहीं, ये क्या मतलब हुआ, आप दूसरे देश में जाके उनको तो सपोर्ट कर रहे हो, हमारे अपने देश में कुछ नहीं करते हो। तो वहाँ पे विवाद पहुँच गया। वहाँ फ्रांस के लोगों ने कहा नहीं नहीं, जो ये लॉर्ड सिस्टम है, अमेरिका में लॉर्ड सिस्टम नहीं है। अमेरिका ने कभी लॉर्ड्स जो होते हैं, नोबल्स होते हैं, उनको कभी भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दी है। वो कभी नहीं बोला कि यार ठीक है तुम टैक्स नहीं दोगे ना, वहाँ सब कुछ बराबर थे। फ्रांस में ऐसा नहीं था, यूरोप में ऐसा नहीं था। वहाँ पे नोबल्स जो थे वो उनको प्रिविलेज मिलती थी हर काम में, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था, या जो भी उनको था वो हेल्प मिलती थी। तो दूसरी बात, चर्च बड़ा मजबूत हो गया था उस समय। तो इन दोनों को ख़त्म करने के लिए बोला कि नहीं देखो, आप अमेरिका में जाके तो आप फ्रांस जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी सबको, अब अपने देश में नहीं कर रहा है। तो इसके खिलाफ विरोध शुरू हुआ। विरोध शुरू होता है और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे आती है। ठीक है, इसके बाद लुइस 16 के खिलाफ, उस समय दौर में राजा थे लुइस 16, और उनके खिलाफ ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है 18वीं सेंचुरी में आता है। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपका काफ़ी चीज़, जैसे कि अमेरिकन रेवोल्यूशन था, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1763 में शुरू हुआ था। उसके लगभग 20-22-25 साल बाद आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। और फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपका वही फंडामेंटल राइट्स हो गया, रिपब्लिक होना, सामंतवाद को ख़त्म करना, ये सब कॉन्सेप्ट को रखा गया। ठीक है, अब उस समय भी वहाँ पर भी फ्रांस में भी देखिए सब छोटे बड़े देश थे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि नोबेल्स थे, राजा थे, पीजेंट्स थे, सबका अपना महत्व था। तो मेन नोबेल्स और चर्च को महत्व ज़्यादा था, बाकी लोगों का महत्व कम होता था। तो इसलिए बाद में राजा मोनार्की ने और मर्चेंट्स ने आपस में गठजोड़ करते हैं और सत्ता हासिल करते हैं। उसके बाद लुइस 16 के दौर में विरोध शुरू होता है, इंटेलेक्चुअल जो मूवमेंट था वो शुरू होता है। लोग अब सोचना शुरू कर रहे थे, लोग अब बोलना शुरू कर रहे थे। अब धीरे धीरे वो लोग रीज़न की बात करते हैं, रैशनलिज्म का बात होता है, एज ऑफ रीज़न, मतलब कि लोग अब सवाल पूछते हैं कि अच्छा अगर आपको लगता है कि ऊपर वाला सबको बराबर बनाती है तो फिर एक अमीर क्यों, गरीब क्यों, इस तरह के सवाल करना शुरू कर देता है वो लोग। और वहाँ से कॉन्सेप्ट निकालते हैं लोग कि द फ्रेंच रेवोल्यूशन फिलोसफर्स एसेटेड दैट मैन वाज बोर्न टू बी हैप्पी। फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो मेन मकसद है, रिनेसा जिसे कहते हैं, उसने कहा कि जो इंसान है वो खुश रहने के लिए पैदा हुआ है। द मैन वॉज बोर्न टू बी हैप्पी। दे बिलीव दैट मैन कैन अटेन हैप्पीनेस इफ रीजन इज अलाउड टू डिस्ट्रॉय प्रेजुडिसेंस एंड रिफॉर्म मैन्स इंस्टीट्यूशंस। मतलब एक आदमी जो है वो खुश रहने के लिए पैदा हुआ है और वो अपनी सारी हैप्पीनेस या खुशियों को प्राप्त कर सकता है अगर जो पक्षपात है वो सब ना हो, ठीक है, और जो उसको रोकने के लिए जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए वो सब ना हो, तो वो अपनी हैप्पीनेस और अपना गोल अचीव कर सकता है। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौर पे ही बात करें कि दे ईदर डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और इग्नोर्ड देम। देखिए, उससे पहले क्या था, चर्च था। चर्च क्या बोलता था? चर्च बोलता था कि देखो ऐसा है जैसे कि सब कुछ पावर थी वो चर्च के हाथ में थी। चर्च ने बोला कि हम जो बोल रहे हैं वही सच होना चाहिए। चर्च ये बोलता था कि ऐसा है कि साल में एक बार तो आपको चर्च में आके कन्फेशन करना पड़ेगा, जो आपने जो भी साल भर में, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने साल भर में कुछ गलत काम ना किया हो, आपने कुछ झूठ ना बोला हो, कुछ मकारी ना की हो। तो वहाँ पे आइए, चर्च में आइए, अपने गुनाहों को कबूलिए, कन्फेशन करिए और जो रिचुअल्स होते हैं वो सब कीजिए। इससे क्या होता है कि चर्च की पावर बढ़ती है। अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी चर्च जा रहा है, वहाँ पे बात कर रहा है, जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी कर्म कांड हैं वो कर रहा है, पैसा भी दे रहा होगा चर्च को, ऑब्वियसली दे रहा होगा डोनेशन के नाम पे। तो चर्च की पावर बढ़ गई। जब ये रिनेसा आया, जब पुनर्जागरण आया, तो लोगों ने कहा कि ठीक है यार, गॉड है, गॉड का कॉन्सेप्ट अपना अलग है। तो या तो उन्होंने भगवान, जो गॉड कॉन्सेप्ट है, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उसको इग्नोर कर दिया कि ठीक है जिसका जो अपना काम है, चर्च का काम है, वो किनारे कर दिया, या माना ही नहीं भगवान को, कि भगवान कोई होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये रेनेसा का वो है। इन प्लेस ऑफ गॉड, भगवान के स्थान पे, दे एसर्टेड अ डॉक्ट्रिन ऑफ नेचर एंड द नीड टू अंडरस्टैंड इट्स लॉ। भगवान के स्थान पे उन्होंने नेचर के पढ़ना शुरू किया। नेचर, पहले क्या होता था कि पहले जाके सिर्फ वो पढ़ लेते थे ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ होते थे, चाहे बाइबल हो चाहे कुरान हो, वो सब पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब उन्होंने नेचर पढ़ना शुरू किया। नेचर से ही निकल के आई साइंस। समझ रहे हैं? पहले स्क्रिप्चर्स जो थे वो पढ़ते थे, वो जब रेनेसा आया, पुनर्जागरण आया, उसके बाद उन्होंने उन धार्मिक किताबों को अलग करके नेचर के बारे में पढ़ना शुरू किया, और नेचर से ही फिर उनका साइंस का डेवलपमेंट, साइंस की समझ आना शुरू हुई है। ठीक है, दे अर्ज फेथ इन रीजन,
मतलब जो रीज़न करो, मतलब किसी भी बात को पूछने का कारण क्यों है, ऐसा क्यों है, ये सवाल करना शुरू किया। द पावर ऑफ रीजन अलोन दे सेड वाज सफिशिएंट टू बिल्ड अ परफेक्ट सोसाइटी। और जिस सोसाइटी में लोग सवाल करते हैं वो सोसाइटी धीरे धीरे परफेक्ट हो जाती है। कभी भी आप सोसाइटी जहाँ पर भी रह रहे हैं, आज के दौर की बात भी करते हैं, अगर आप सवाल कर रहे हैं, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको भी आप जहाँ भी रहते हैं, किसी बात को पूछते हैं। हम लोग धार्मिक लोगों में क्या होता है कि हम लोग सवाल नहीं करते हैं, हम किसी भी धर्म के भी हों, हम जैसा बता दिया हमने कर लिया, मानना नहीं है। आप पूछिए कि ठीक है, आपने कहा कि वाले हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, क्या हवन करना है, तो फिर हवन करने का कारण क्या है, रीजन क्या है, आप पूछिए। क्योंकि जब आप पूछते रहते हैं तो फिर जो भी करप्शन होगा, जब गलत चीज, धर्म से भी जो करप्शन होता है ना, धर्म किसी भी धर्म के अंदर करप्शन होता है, वो धीरे धीरे किनारे हो जाएगा और प्योर चीज आपको मिल जाएगी। इसी तरह प्योर सोसाइटी आपको मिल जाएगी। लेकिन जिस सोसाइटी में आप सवाल नहीं करोगे तो वो क्या होगा कि वो अंधविश्वास है, वो चढ़ता जाएगा और फिर आप कभी भी उस अंधकार से बाहर निकल नहीं पाओगे। खैर, उन्होंने फिर ये सब चीज़ें हुई। फिर उन्होंने जो भी जो पंडित वर्ग था, जिसे कहते हैं, उनका जो पंडित वर्ग था, जो भी धार्मिक क्रियाक्रम, चर्च थे, फादर जिसे कहते हैं, उन पे अटैक किया। उन पे अटैक का मतलब क्योंकि उनकी जो पावर थी उस पर अटैक किया कि नहीं तुम, और धीरे धीरे चर्च की वैल्यू कम होती चली गई इसके अंदर। ठीक है, फिर एक कॉन्सेप्ट आता है लेजेस फेरी। लेजेस फेरी का मतलब क्या होता है, ये एक बार आपको मतलब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब भी आपको वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा इस तरह का, कि लेजेस फेरी का मतलब होता है कि जब सरकार कुछ लोगों को छूट दे दे कि यार ठीक है काम करो, मतलब हेल्प करे, एक कहता है कि अनएथिकल तरीके से हेल्प करे आपको। कंपटीशन है, दो लोग हैं, ए और बी, दो लोग हैं और व्यापार कर रहे हैं, तो सरकार ए वाले आदमी को सपोर्ट कर रही है, तो उसको कहते हैं लेजेस फेरी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी आया था। फिर कुछ जो जैसे कहते हैं डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, रोजू थे, उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने बोला कि ही रिकॉग्नाइज प्रॉपर्टी इन मॉडर्न सोसाइटीज एज अ नेसेसरी इविल। प्रॉपर्टी जो होती है वो एक नेसेसरी इविल है, मतलब कि है तो गलत चीज़ लेकिन वो जरूरी है। ठीक है, उसकी बात करते हैं। जैसे मैंने फिर कहा कि फ्रीडम, इक्वालिटी, हैप्पीनेस, ये सब जो था वो कॉन्सेप्ट उस दौर में फ्रेंच रेवोल्यूशन में स्टार्ट हो रहा था। लोग अब इसको समझ रहे थे, लोग अब इसको मान रहे थे, उसको चाहते थे कि जीवन में उनकी फ्रीडम हो, जीवन में उनकी इक्वालिटी हो, खुश रहें वो लोग, ये चल रहा था। फिर लुईस XVI के दौर में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रोक होता है और वो जो मोनार्की सिस्टम था उसे ख़त्म कर दिया जाता है और बाद में वहाँ पर रिपब्लिक सिस्टम शुरू हो जाता है। ठीक है, बाद में रिपब्लिक सिस्टम शुरू होता है तो कहते हैं फॉल ऑफ बेस्टिली जो था, उसके बाद रिपब्लिक सिस्टम शुरू होता है। और जो ये रिपब्लिक सिस्टम शुरू होता है तो ना सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम, नया पॉलिटिकल सिस्टम शुरू होता है, बल्कि आपका नया इकोनॉमिक सिस्टम भी शुरू हो जाता है। पहले क्या था, सामंतवाद था, जो सामंत है वही सबसे पावरफुल है। अब क्या है कि नया, अब मर्चेंट कैपिटलिज्म आया था। लोग अब व्यापार कर रहे थे, प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर रहे थे, प्रॉफिट कमाना चाहते थे। प्रॉफिट कमाएंगे तो वो उस प्रॉफिट को बाद में इन्वेस्ट करना भी चाह रहे थे। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि प्रोटेस्टेंट इथिक्स होते हैं, यानी कि आप जो प्रॉफिट आया है उसको इन्वेस्ट करो, री इन्वेस्ट करो और फिर उससे और व्यापार करो उससे। तो ये चीज़ें अब शुरू हो रही थी अब, और इन सब चीज़ों ने क्या किया, जब आप प्रॉफिट देखा तो वहीं से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पकड़ लिया, जोर पकड़ लिया। क्योंकि एक तरफ तो आपने के पास नॉलेज बढ़ गई थी, अब आपके पास रीज़न थे, आप नेचर की पढ़ाई कर रहे थे, आप साइंस पढ़ रहे थे, और अब आप दूसरी तरफ से आपके पास जो इकोनॉमिक जो बिलीफ था, जो इकोनॉमिक सिस्टम, उसको पुराना सिस्टम था उसको खत्म करके नए इकोनॉमिक सिस्टम पे आप लेकर आ रहे थे। ठीक है, तो ये सब चलता रहा और उसी में जो उन्होंने द नेशनल असेंबली अडॉप्टेड द फेमस डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। ये सबसे पहले डिक्लेयर किया है कि जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, उसी तरह से डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन ये स्टार्ट हुआ। इट स्पेसिफाइड द इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन बिफोर द लॉ। जो हर इंसान के सामने जो लॉ है, लॉ के सामने सब बराबर होते हैं, इस कॉन्सेप्ट को माना। एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल सिटीजन फॉर ऑल पब्लिक ऑफिसेस, यानी कि जॉब जितनी भी होती सरकारी जॉब उसमें सब देशवासी उसके लिए एप्लीकेबल बराबर से है, तो इसे इक्वालिटी कहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर वर्ग के लोग को जॉब मिलेगी, दूसरे वर्ग को नहीं मिलेगी, ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा। फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड और पनिशमेंट विदाउट प्रूवन कॉजेज। पहले क्या होता था कि राजा ने बोला जाओ पकड़ के लिया उसको, तो पकड़ के लिए आ रहे हैं, कोई इस पर चार्ज नहीं है उस पर, तभी राजा की बात मान रहे हैं, तो ये सब चीज़ें खत्म हुई। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस स्टार्ट हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब लोग बोल रहे थे, लोग अब पूछ रहे थे, लोग सवाल कर रहे थे।
ये तो दो बड़े चीजें हैं जो आप अभी मैंने जितनी चीजें बताई आप देखोगे कहीं ना कहीं हमारे संविधान में भी ये सब चीजें हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम ऑफ फ्रॉम अरेस्ट एंड पनिशमेंट विदाउट प्रूवन कॉज है, आर्टिकल 21 जिसे कहते हैं। फिर कहते हैं कि इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 14 इसमें हमारा है, ठीक है। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन हमारा फंडामेंटल राइट्स से पूरा है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ ऑल मैन बिफोर द लॉ, हर व्यक्ति जो है लॉ के सामने, ये हमारे संविधान के अंदर है, ठीक है। तो ये सब बड़े कॉन्सेप्ट जो थे, जब रेनेसां आया, पुनर्जागरण का वक्त आया, इससे लोगों के दिमाग खुल गए, लोगों के विचार खुल गए, सोचना शुरू कर रहे थे। और यहाँ से ये सब चीज़ें जो बड़ी बड़ी चीज़ें आज के लिए जो दौर में जिस चीज़ों पे एक कोई भी देश बेस्ड होता है, चाहे कितना भी कैसा भी देश हो, लेकिन वहाँ पे आप सब चीज़ें देख लोगे, ये जो कॉन्सेप्ट थे अब वो ग्लोबल हो गए बाद में, ठीक है। पहली बार फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन से चीज़ें पब्लिक डोमेन में आई और फिर वो हर देश ने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना। इंडिया वालों ने भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पायर हुए और अपने संविधान में उन्होंने वो जरूरी चीज़ें की। यही कारण है कि सिविल सर्विसेज में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, क्योंकि पता तो लगे कहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी, कहाँ से शुरू हुई थी, ये पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल to the middle class, it required equitable distribution of burdens of taxation and right of प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो वही जैसे मैंने कहा कि उनको अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिल गया। अब प्रॉपर्टी रखने अधिकार, अब उनको पता था कि अगर हम पहले क्या था कि पहले डर था कि प्रॉपर्टी हमारी होगी, कोई राजा आया उसने कहा जब्त कर लो, तो जब्त कर लिए, तो वो सब चीज़ें नहीं होंगी। अब उनके पास अपना था। उसके बाद मोनार्की खत्म कर दी गई, चूंकि रिपब्लिक आ गया, कोई राजा नहीं रह गया, मोनार्की खत्म कर दी गई। अब हुआ क्या अब यहां से देखिए एक नेपोलियन का आता है, उसके बाद नेपोलियन मैं पढ़ा दूंगा आपको। नेपोलियन सत्ता में आता है और नेपोलियन जो क्या करता है, धीरे धीरे जीतना शुरू करता है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट है जो आने वाला है, वो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट आने वाला है, ठीक है। हुआ क्या, देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन और अमेरिकन रेवोल्यूशन से ही राष्ट्रवाद कॉन्सेप्ट आया, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, राष्ट्रवाद का, ठीक है। हुआ क्या कि जो नेपोलियन था, राजा बनता है और जहां जहां वो जिस देश को हराता जाता है वहां वहां जाकर वो सामंतवाद को खत्म कर रहा होता है, जिसे फ्यूडलिज्म कहते हैं, उसको खत्म कर रहा होता है, नया इकोनॉमिक सिस्टम वहां डाल रहा होता है। वो बात करता है ह्यूमन राइट्स की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, वहां पे वो चीजें कर रहा होता है, वहां इक्वलिटी की बात करता है, लिबर्टी की बात करता है। तो फ्रांस जहां जहां जीत रही होती है नेपोलियन के झंडे तले, वहां वहां पर ये सब चीजें हो रही होती हैं। वहां पर फ्यूडलिज्म खत्म हो रहा होता है, सामंतवाद खत्म हो रहा होता है, वहां पर इक्वलिटी की बात थी, वहां लिबर्टी की बात थी, वहां फ्रेटर्निटी की बात हो रही होती है और एक नया माहौल चल रहा होता है। चूंकि यूरोप में सभी जो देश हैं वो मोनार्की सिस्टम में थे। हर देश, आज भी देखो आप पढ़ोगे कि अभी भी स्विट्जरलैंड का कोई ना कोई राजा होगा, रहा होगा, ठीक है, भले ही वो पावर में होना हो। ब्रिटेन का तो आज भी पावर वो है, एलिजाबेथ क्वीन है। तो अब क्या हुआ कि भाई देखा गया कि यार ये क्या हो रहा है, ये अब कहते ना कि फ्रांस में इक्वालिटी आई, फ्रांस में मोनार्क सिस्टम खत्म हुआ, तो ऑस्ट्रिया हंगरी के लोग राजा थे, उनको भी तो लगा कि यार ये ना फ्रांस में अगर हुई, अगर ये इसकी हवा तो हिंदुस्तान में अपने ऑस्ट्रिया में आ सकती है। ऑस्ट्रिया के लोग भी डिमांड कर सकते हैं कि भाई हमें इक्वलिटी दो, फ्रेटर्निटी दो, लिबर्टी दो, ठीक है। तो जो ये मोनार्क थे जो बाकी देशों के, अब इनका हो गया दिमाग खराब, अब इनको लगने लगा डर। इसी बीच क्या हुआ, जो नेपोलियन के वॉर में, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वॉर में, जो लुइस 16 के जो जितने भाई बंधु रिश्तेदार थे वो भागे फ्रांस छोड़ गए, तो इन देशों में चले गए। कुछ को पकड़ के ला के मार दिया गया, अलग बात हुई, लेकिन बहुत सारे लोग जब इन देशों में गए, वहां पे जाके इन्होंने दूसरे देश को, राजाओं को बोला कि क्या कर रहे हो भाई। वहां पर स्टार्ट हो गया, आपके देश में भी यही चीज शुरू हो जाएगी और आपको भी बोझा बिस्तर बंद करके भागना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि होता ना कि एक कॉन्सेप्ट है, विजन है। जैसे अभी आपने अरब स्प्रिंग देखे, नाम सुना होगा था। अरब स्प्रिंग में क्या हुआ था, लगातार 4-5 देशों में स्टार्ट हुआ, कभी टूनिशिया में स्टार्ट हो रहा है, कभी जॉर्डन में शुरू हो रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ें होंगी, हर देश में इस चीज़ों का एक इन्फ्लुएंस होता है। अब चूंकि मोनार्कों को डर लग रहा था, चूंकि राजाओं को डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि यार ये जो फ्रांस में वो हमारे देश में हो जाएगा, तो उन्होंने फ्रांस के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया, फ्रांस के खिलाफ। अब
फ्रांस के खिलाफ लड़ना है तो उन्होंने काम किया वो था नेशनलिज्म को, क्या नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। पहले राष्ट्रवाद का मतलब होता था कि बाउंड्रीज, टेरिटरीज, लेकिन अब मतलब उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, इसका मतलब था राष्ट्र का मतलब होता है पब्लिक। उन्होंने कहा कि अरे राष्ट्र जो है वो उसका मतलब है पब्लिक, आप हो राष्ट्र। मतलब जो बाकी देशों के राजाओं ने पब्लिक से बोला कि देखो आप हो राज्य, देश आप हो, देश का मतलब जमीन पेड़ पौधे नहीं होता है, राष्ट्र का मतलब आप होते हो, ठीक है, और आप पे अटैक किया जा रहा है, जो ये फ्रांस का लोग है आप पे। तो मतलब कि जो कि लिबरेटर था, नेपोलियन जो कि लिबरेटर था, जो उनको लिबरेट कर सकता था, जो उनको आजाद कर सकता था, आज उसको प्रोजेक्ट किया गया एज अ अटैकर। जो लिबरेटर था उसको एज अ अटैकर बोला गया। मतलब जो पब्लिक को दूसरे देश के वहां पर जाकर एक फ्यूडलिज्म खत्म कर सकता था, उसको इस तरह प्रोजेक्ट किया गया कि देखो तुम पे अटैक किया आ रहा है तुम। और ये राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म है, और एक और वर्ड है मैं तो आजकल जो कहता हूं हाइपर नेशनलिज्म। अपनी कमजोरी छुपाने के लिए जो राष्ट्र के जो शासक होते हैं वो देश की भावनाओं को भड़काते हैं कि सारा ध्यान उधर चला जाए। तो वहां पर यही हुआ, जब नेपोलियन अटैक करके जीत रहा है सबको, तो बाकी देश के राजा बोल रहे हैं कि अरे तुम पे अटैक हो रहा है, तो कहां गया तुम्हारे अंदर का मर्द, आओ लड़ो इनसे, हरा दो इनको, तुम्हें फख्र होना चाहिए कि तुम ऑस्ट्रिया के वसी हो। ऑस्ट्रिया पे धक्का क्या रहा है, तुम करो, तुम अपने हर देश अपने आप को एक ईगो प्राउड की फीलिंग के साथ कर रहा था। और फिर यही हुआ कि सारे यूरोप जो है वो नेपोलियन के अगेंस्ट हो गया, और अंत में वाटरलू में जाके नेपोलियन को हरा दिया जाके, ठीक है। अब नेशनलिज्म की भावना, राष्ट्रवाद की भावना बढ़ गई। यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना अब लोगों ने अब फील करना शुरू किया, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावनाओं को फील करना शुरू किया। चीजें धीरे धीरे यहाँ पर बदलना शुरू हो गई, ठीक है। इसको और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, नेपोलियन वॉर सब मैंने बता दिया है, क्या क्या हुआ था सब पढ़ लीजिएगा। क्या होता है इसके बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन खैर आ गया। बाकी मतलब कि नेशनलिज्म जिसने सामंतवाद को खत्म किया, बाद में नेशनलिज्म को ही यूज किया गया। राजा और चर्च में एक तरह सा एक वो बन गया, जब मोनार्की सिस्टम था, नेशनलिज्म से पहले मोनार्की सिस्टम था, उसमें बोला कि राजा को और एक चर्च में एक वो हो गया कि गठजोड़ हो गया। तो ऐसा है कि ठीक है, आप जो कल्चरल पार्ट होगा वो चर्च संभालेगा, जो पॉलिटिकल पार्ट होगा वो राजा संभालेगा। तो एक दूसरे ने दोनों को हेल्प कर दिया। इंडिया में सिस्टम यही रहा था कि जो शासक वर्ग था, क्षत्रिय वर्ग हुआ करता था, वो उन्होंने कहा कि हम रूल करेंगे, और जो पुरोहित वर्ग हुआ करता था वो कहता ठीक है कल्चर और धर्म के मामले में हमारा रहेगा। तो उन्होंने बड़े गठजोड़ बना के रखा रहा, और फिर राज करते रहे चीजों को लेकर सालों साल, ठीक है। तो चलता रहा। अब A major result of the revolution was the destruction of feudalism. मैं बता चुका पहले भी, ठीक है। All the laws of old feudal regime was annulled. Church lands and lands held in common by the community were bought by the middle class. जो चर्च के पास जमीन थी वो सीधी दे दी गई पब्लिक को, ठीक है। द लैंड्स ऑफ नोबल्स वर कन्फिस्केटेड, यानी कि जो नोबल्स के पास बड़ी बड़ी जमीनें हुआ करती थी वो भी पकड़ जब्त कर ली गई, और जाके प्रिविलेज क्लास को कर दिया गया, और गरीब क्लास को दे दिया गया, और प्रिविलेज क्लास था उसे खत्म कर दिया गया कि आपको कोई भी सहूलियत नहीं मिलेगी। Another lasting result of revolution in France was the building up of a new economic system, जिसकी मैं बात कर रहा था, new economic system in place of feudal system which had been overthrown. The system of capitalism, व्यापार, पूंजीवाद, पैसा, प्रॉफिट, आप प्रॉफिट एक्वायर कर सकते हो। अब कोई व्यक्ति व्यापार कर सकता है और उस प्रॉफिट को अपने लिए यूज कर सकता है, ठीक है। इस कैपिटलिज्म ने एक नया कॉन्सेप्ट लाके दिया, उसका नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कैपिटलिज्म कॉन्सेप्ट ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लाके दिया, ठीक है, और लोग इंडस्ट्रीज लगाना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रीज से आपका आया, ठीक है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन गेव द टर्म नेशन इट्स मॉडर्न मीनिंग। इट्स मॉडर्न मीनिंग बताया आपको क्या? A nation is not the territory that the people belonging to it inhabit, but the people themselves. टेरिटरी का मतलब नहीं होता, नेशन का मतलब टेरिटरी नहीं होती, जमीन जायदाद, जमीन पेड़ पौधे नेशन नहीं होते हैं। नेशन का मतलब होता है पब्लिक। ये कॉन्सेप्ट दिया फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, ठीक है। इंग्लिश में पढ़ते बड़ी अच्छी लाइन है, फ्रॉम दिस फॉलोड द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी, यानी कि संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आया कि कोई भी देश अपने फैसले खुद लेने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और उसको होना चाहिए। जैसे इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, इंडिया अपना अच्छा बुरा जानता है और अपने फैसले खुद लेगा, ठीक है। सॉवरेनिटी का मतलब ये होता है कि अपने फैसला खुद लेने की क्षमता। फ्रॉम दिस दे फॉलो द आइडिया ऑफ सॉवरेनिटी दैट अ नेशन रिकॉग्नाइज नो लॉज
और अथॉरिटी अबव इट्स ओन, कोई लॉ उस देश से बड़ा नहीं है। एंड इफ अ नेशन इज सॉवरेन दिस मीन्स द पीपल कॉन्स्टिट्यूट द नेशंस आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर्स एंड अथॉरिटी, देयर कांट बी any rules above people, only a republic in which the government derives authority from the people and is answerable to the people. It is interesting to remember that when Napoleon became emperor, he called himself the emperor of French Republic. Such was the strength of the ideas of people's sovereignty. ये अलग बात है कि जिस देश ने रिपब्लिक शुरू किया, अमेरिका शुरू हुआ था, उसके बाद फ्रांस में आया। रिपब्लिक का मतलब होता है उसी तरह से जो फ्रांस जब आया तो नेपोलियन आया तो उसने थोड़ा सा रिपब्लिक वाले कॉन्सेप्ट को खराब किया, डेमोक्रेसी सिस्टम खराब किया, लेकिन वो जहाँ जा गया, जीतता गया, वहाँ पे वो चीज़ें करता रह गया। ठीक है, उसने उस कॉन्सेप्ट को डालता गया। बाकी तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन मैं बताता हूँ, दुनिया ये इंपॉर्टेंट जाता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का आया, मैंने क्या कहा कि नया इकोनॉमिक सिस्टम आया। इकोनॉमिक सिस्टम आने के बाद आपका कैपिटलिज्म आ गया, कैपिटलिज्म से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ मिलके आया नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मिलके आया नेशनलिज्म। और जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यहाँ पैसा आ रहा है, इंडस्ट्रीज है, ठीक है, पैसा है, आपको नया रॉ मटेरियल चाहिए, आपने बोला जाओ दूसरे देश में जाओ रॉ मटेरियल लेकर आओ, वहाँ से रॉ मटेरियल लेकर आए, फिर आपने अपनी फैक्ट्रीज में वो रॉ मटेरियल को यूज़ किया, प्रोडक्ट बनाया। अब उसके लिए आपको मार्केट चाहिए तो आपने मार्केट जहाँ से रॉ मटेरियल आया था वहीं पे आकर आपने बेच भी दिया। ठीक है, ये तो हो गया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसे कहते हैं कॉलोनिज्म और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसके साथ एक चीज़, नई चीज़ जुड़ी, वो था नेशनलिज्म। अब भाई ब्रिटेन भी अमीर है, ब्रिटेन के पास भी कॉलोनीज हैं, फ्रांस भी अमीर है, फ्रांस के पास भी कॉलोनीज हैं। ठीक है, जर्मनी भी अमीर है, जर्मनी के पास कॉलोनीज है। ठीक है, अब हम नहीं पीछे से हम किसी से कम नहीं है, ये वाली बात आ गई। तो नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई। नेशनलिज्म कितना हाइपर है कि हमारा देश अच्छा, हम अच्छे, हम बेस्ट है, आई एम द बेस्ट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ जब नेशनलिज्म मर्ज हुआ, पैसे के साथ जब नेशनलिज्म की फीलिंग आई, तो एक नया टर्म आया, इसका नाम है नेशनल राइवलरीज। अब देशों के बीच में प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो गई। वही कारण है कि फ्रांस और ब्रिटेन और सब लोग आपस में अफ्रीका में, एशिया में लड़ भिड़ रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ईगो पे। अब बात ईगो पे आ गई थी, बात पैसे की थी, मतलब ईगो की भी आ गई थी, और नेशनल राइवलरी शुरू हो गई। और जिसने नया कॉन्सेप्ट दिया, इसका नाम मतलब था न्यू इंपीरियलिज्म, नया साम्राज्यवाद। कॉलोनिज्म का मतलब क्या था, मैंने बताया था कि जहां पर इकोनॉमिक दोहन हो उसे कहते हैं कॉलोनिज्म। ठीक है, लेकिन इंपीरियलिज्म का मतलब होता है जब कोई देश पॉलिटिकली और मिलिट्रीली जाके उस पर कैप्चर कर ले। अब जैसे ब्रिटेन वाले इंडिया आए, जब तक वो आर्थिक रूप से दोहन कर रहे थे तब तक वो इंडिया की कॉलोनी थी। लेकिन जब इंपीरियलिज्म हुआ, साम्राज्यवाद का, कि जब वो यहाँ पे आके वो रूल करने लगे पॉलिटिकली और मिलिट्री रूप से, हमें कब्जे में ले लिया उन्होंने, उसे कहते हैं इंपीरियलिज्म। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। अब क्या हुआ, इंपीरियलिज्म फैला। इंपीरियलिज्म का क्या था कि अब देश जो थे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको मार्केट चाहिए। यहाँ लड़ाई शुरू हुई, रॉ मटेरियल चाहिए, मार्केट चाहिए, और इसने फिर से कॉलोनीज को जीतने की रेस उन्होंने फिर से शुरू कर दी। अब देश ज़्यादा से ज़्यादा देश जीतना चाहते थे, क्योंकि उनको वहाँ पे कच्चा माल चाहिए था और उनके लिए मार्केट चाहिए थी। इस कॉलोनीज को जीतने में फिर वो आपस में लड़ते भिड़ते चले गए। ठीक है, एक चीज़ और कॉन्सेप्ट आया, वो था कि अब चूंकि नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी, जैसे मैं आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि नेशनलिज्म तो फैल चुका था। जो देश नहीं ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनको भी उनकी पब्लिक धिक्कार रही थी, अरे तुम तो कुछ करते ही नहीं। वो देखो ब्रिटेन को देखो कितना जीत लिया उसने, तुम जर्मनी को कितना जीत लिया। अब इटली जैसे देश थे, वो बेचारे शांति से बैठे हुए थे, तो उनकी पब्लिक ने आगे बोला कि अरे तुम तो बेकार हो, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, तुम जाके कुछ करो। तो कुछ देश तो चूंकि इज्जत कमाने के लिए कि हाँ देखो मैं कितना ज़्यादा मैंने कब्जा कर लिया है चीज़ों को, तो वो इस चीज़ में घुस गए और वहाँ से कॉलोनी जीतना उन्होंने शुरू कर दिया। और फिर ये सब चीज़ों ने, जो इंपीरियलिज्म, नेशनल राइवलरीज और ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, तीन चीज़ें हैं, त्रिमूर्ति मैंने बताया था पिछले वीडियो में। न्यू इंपीरियलिज्म, नेशनल राइवलरीज और ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, तीन चीज़ें मिल गई आपस में, तो उसने पहला वर्ल्ड वॉर करा दिया। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी जीतना और रॉ मटेरियल और नया मार्केट ढूंढने की, ये जो कॉन्सेप्ट है इसने आपस में देशों ने भिड़ाया, इसको नेशनल राइवलरीज कहते हैं। और ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, ग्लोरिफिकेशन और क्या, वहाँ पे जो
राइटर है, पोएट है, वो भी लिख रहा है कि मतलब कि गाने जो बन रहे हैं वो हर गाना ऐसे बन रहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, इस तरह गाने बन रहे हैं। कोई ये नहीं बोल रहा कि नहीं, जैसे क्या नाम है, बॉर्डर पिक्चर में आखिरी में गाना आता है कि ये वॉर क्यों होती है, तुम क्यों लड़ रहे हो, जिसने एक अच्छा गाना था जो कहता है कि लड़ाई झगड़े से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे गाने नहीं बन रहे हैं, ऐसे कोई बात ही नहीं कर रहा है। बात सब कैसे कर रहे हैं कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर की बात कर रहे हैं कि भाई युद्ध लड़ना जरूरी है, सरफरोशी की तमन्ना है, मार दो, काट दो, जीत लो, इस तरह की बातें चल रही है। अब आदमी को शहादत पसंद आ रही है। तो 3 चीजें मिल गई, इंपीरियलिज्म मिल गया, नेशनल राइवलरी मिल गई और ग्लोरिफिकेशन ऑफ मिल गया। इसने आके वर्ल्ड वॉर फर्स्ट करा दिया और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हो जाता है। तो अभी आपने फिर से मैंने आपको रिवीजन करा दिया पूरा अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, इनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे होता है, फिर जाके वो कौन कौन सी चीज़ें, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये शब्द जो आए इसके बाद फिर जब इनको नेशनलिज्म में जोड़ा गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को नेशनलिज्म के साथ मिलकर इन्होंने जब वॉर की ग्लोरिफिकेशन हुआ तो जाके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। तो मैंने फिर से आपको रिवाइज करा दिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही है। ये PDF पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी PDF है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ दिक्कत हो कॉल कीजिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।